हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आपकी तैयारी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक को लेकर आते हैं। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कितना होता है, वगैरह वगैरह। इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ हमेशा से आपका राजीव सर। चलिए तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके पहले एक अपील है कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि कोई भी नया वीडियो बने तो आपके पास नोटिफिकेशन निश्चित ही आ जाए, और इसे हो सके तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, इससे हेल्प हो जाएगा। और साथ ही साथ कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए इस अपील के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। भाई आइए थोड़ा देखते हैं। मान लेते हैं अपने पास रगड़ उगड़ के कहीं से भी एक चार्ज्ड बॉडी को रख दिए। ठीक, रख सकते हैं, अच्छी बात है, रख सकते हैं सर। यहां से काफी दूर कोई टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं Q0 टेस्ट चार्ज। ठीक, तो हम लोग पाते हैं कि ये कैपिटल Q इस छोटे से टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स, कोई वैल्यूएबल फोर्स ऐसे तो लगाएगा, बट कोई वैल्यूएबल मेजरेबल फोर्स मतलब नेग्लेक्टेड फोर्स लगाएगा, काफी कम। ठीक, कमजोर टाइप का। तो करते क्या है ना, हम लोग को तो पता है ना, फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। यानी कि दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू कमेगा, दूरी को घटाएंगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो इस Q0 को थोड़ा और नजदीक लेके आते हैं, ला सकते हैं, लाते हैं। हम लोग पाते हैं कि अभी भी उतना कुछ खास फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक, थोड़ा और अंदर लेकर आते हैं। अभी लगा क्या? हाँ, अभी भी नहीं लगा था। थोड़ा और नजदीक लेके आते हैं। घसकाते घसकाते कहां ले आए? नजदीक ले आए। तो अब हम लोग पाते हैं कि नहीं, अब फोर्स लग रहा है। ठीक, लग रहा है तो क्या करते हैं ना, इस क्यू को सेंटर मानते हैं, इसको रेडियस मानते हैं, और एक बड़ा सा गोला खींच लेते हैं। खींच लिया गोला। इस गोले का खासियत क्या होगा? इस गोले का खासियत ये होगा, यदि इस गोले के अंदर कहीं पर भी कोई चार्ज अगर हो तो ये कैपिटल Q चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इस गोले के अंदर मान लेते हैं यहां पे प्लस चार्ज है तो धकेलेगा, माइनस चार्ज है तो खींचेगा, प्लस चार्ज है धकेलेगा, प्लस चार्ज है धकेलेगा, माइनस चार्ज है तो खींचेगा, प्लस है माइनस है तो खींचेगा। तो जितना भी चार्ज पार्टिकल होगा उन सबों के ऊपर ये कैपिटल Q फोर्स लगाएगा। सर इस गोले के बाहर कोई होगा तो, गोले के बाहर होगा तो फोर्स नहीं लगाएगा। इसको आप लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इस कैपिटल Q के पास एक मोबाइल टावर है जिसका अपना एक रेंज होगा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का। इस 5 किलोमीटर के अंदर में, इस 5 किलोमीटर के अंदर में जितने भी मोबाइल धारी होंगे उन सबों के मोबाइल में नेटवर्क काम कर रहा होगा। लेकिन अगर उसके बाहर निकल गए, किसी जंगल में चले गए, किसी चौड़ वगैरह में चले गए, खेत खलिहान की तरफ, तो वहां टावर ठीक से काम नहीं कर रहा। मतलब क्या, रीजन से बाहर है, रेंज से बाहर है, आउट ऑफ सर्विस है, नहीं क्या, नेटवर्क से बाहर है। तो इस प्रकार से भी आप इसको समझ, मतलब अगर रीजन में है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल कहीं भी रख देंगे, इधर भी रख देंगे, प्लस चार्ज है इसको धकेल देगा इसको। ठीक ना, तो रीजन के अंदर अगर कोई चार्ज है तो ये कैपिटल Q उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रीजन के बाहर है तो फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए रीजन अराउंड ए चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, a region around a charge
और ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम चार्ज का मतलब कि एक ही नहीं होगा, कुछ और भी चार्जेज हो। तो ए रीजन अराउंड ए चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्जेस विद इन विच द अनदर चार्ज पार्टिकल्स experiences an electrostatic force is called the electric field। यही किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द का क्षेत्र होता है तो मैग्नेटिक फील्ड। यहां m मास का बॉडी को ले लेते, उसके इर्द गिर्द का रीजन होता तो ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो नोटबुक निकाल के इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग। पिक्चर बनाने की विशेष आवश्यकता नहीं है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसको टिक भी कर सकते हैं कि भाई इसको याद करना है। इसमें और ही बात लिख सकते हैं, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। यह प्रकृति से कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, लाइक द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह ये नेचर से कंजर्वेटिव होता है और इसी कारण से इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड में लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। तो या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा। वह फील्ड जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता हो, वह फील्ड जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया कंजर्वेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कंजर्वेटिव। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ठीक उसी प्रकार से ये भी होता है। ठीक है, इसको मिटाना है हम लोग, ठीक है, पिक्चर का काम नहीं। तो आपका आंसर कंप्लीट है, आप इसको याद रखिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है हम लोगों का, बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या बोलते हैं स्ट्रेंथ। और इसको हम लोग वेक्टर ई से दिखाते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ई से दिखाते हैं, ई पर तीर भी लगाते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है जरा इस पर विचार करते हैं। एक बात अभी तक हम लोग समझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि एक रीजन होता है, क्षेत्र होता है जिसमें अनदर चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास कोई एक कैपिटल क्यू चार्ज है, तो कायदे से इसके अंदर, इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। नाम भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अच्छी बात है। तो इस क्यू चार्ज से आर दूरी पर मान लेते हैं कोई पॉइंट है पी, हो सकता है। तो इस पी पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, क्षमता क्या होगा, उसका इंटेंसिटी क्या होगा, बोले तो उसकी तीव्रता क्या होगी इस पी पॉइंट पर। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं, देखिए मोबाइल टावर से कंपेयर किए ना, अगर मोबाइल टावर के आसपास में है तो चारों एंटीना काम कर रहा होगा, मोबाइल टावर से थोड़ा दूर हटेंगे तो 3 एंटीना काम कर रहा होगा, थोड़ा और दूर हटेंगे तो 2 ही एंटीना काम कर रहा होगा, और दूर हट जाएंगे तो 1 ही एंटीना काम कर रहा होगा, और दूर हट जाएंगे तो टावर का नेटवर्क खोजना है, नेटवर्क ही नहीं है, है ना। तो जो जो दूरी बढ़ेगा चार्ज से, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा, कमेगा। आप तो जानते भी होगा इंटेंसिटी वर्ड ही ऐसा है जो दूरी के साथ घटता है। हम लोग साउंड में भी देखे थे, इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूरी बढ़ने से इंटेंसिटी कमता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है तो ये भी क्या होगा ना, दूरी बढ़ने से कमेगा। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या निकला, इससे कॉन्सेप्ट निकला कि अलग अलग पॉइंट पर का इंटेंसिटी अलग अलग होगा, अलग अलग पॉइंट पर का इंटेंसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट का इंटेंसिटी क्या होगा। तो समझ में आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट का इंटेंसिटी अलग अलग होगा। तो किसी दिए गए पॉइंट पी पर का इंटेंसिटी क्या होगा जो आर डिस्टेंस पर लोकेटेड है।
तो इंटेंसिटी निकालने के लिए इस P पॉइंट पर अपने मर्जी से +1 कूलम्ब डाल देते हैं चेक करने के लिए, टेस्ट चार्ज है ये भी, है ना। तो +1 कूलम्ब क्या करते हैं, P पॉइंट पर डाल देते हैं। अब इस P पॉइंट पर डाले गए +1 कूलम्ब पर भी क्या करेगा, ये कैपिटल Q फोर्स लगाएगा, बाहर की ओर धकेलेगा उसको। सवाल उठता है कितना लगाएगा, तो ये कैपिटल Q इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वही फोर्स इस P पॉइंट का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कई बार पूछे हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहां हम लोग कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्लैश स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, क्षमता, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ ए गिवन पॉइंट within an electric field is defined as the electrostatic force experienced by a unit पॉजिटिव चार्ज। इसी को अपन लोग टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, फिर समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए गिवन पॉइंट विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दिए गए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है भाई, is defined as the electrostatic force experienced by a unit positive charge at that point। उस पॉइंट पर, उस दिए गए पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए फोर्स को कहते हैं। समझ में बात, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दिए गए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए फोर्स को कहते हैं। फोर्स को कहते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं सर, F बराबर क्या होता है सर, चलो K लगाते हैं, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, हाँ कि ना। अब कंडीशन अकॉर्डिंग टू पिक्चर या कंडीशन, इफ Q1 बराबर कैपिटल Q एंड Q2 बराबर +1 कूलम्ब, देन F इज इक्वल टू E। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फोर्स ही देखिए, फोर्स में क्या है ना कि दो गो चार्ज है, दो गो चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो सेकेंड चार्ज है, सेकेंड Q2 जो है वो यूनिट पॉजिटिव है, यानी कि हमेशा +1 चार्ज है। तो यहां हम लोग कह सकते हैं 10 E बराबर KQ बटा R स्क्वायर, या कह सकते हैं K का वैल्यू E डाल देते हैं तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और भी वैल्यू है इसका 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q बटा R स्क्वायर। जब जिसकी आवश्यकता होगी आप उसको लिख करके अपने न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। अब हो गया ये तो फिजिकल, अच्छा डेफिनेशन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन है ये फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी होगा, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है ना, SI यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है, ये होता है न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम्ब,
न्यूटन पर कूलम्ब, या होता है वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम्ब बोलते हैं या फिर बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसका डायमेंशन न्यूटन वाले से निकालते हैं, वोल्ट वाला फिर सीखेंगे आगे पोटेंशियल में। तो न्यूटन का mLT का पावर -2 और कूलम्ब का क्या लिखते हैं AT, एक साथ लिखिएगा बटा के ऊपर ले जाकर, तो mLT का पावर -3, A का पावर -1। आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, तो ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट एंड डायमेंशन एंड उसका डिफिनीशन। आंसर कंप्लीट। चलिए, इसके अलावा क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रहे तो लिख सकते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और भी लिखना हो तो लिख सकते हैं एंड इट्स, हालांकि इसको अभी आगे समझेंगे, एंड इट्स डायरेक्शन इज along the direction of force for a positive charge and opposite to the direction of force for a negative charge। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स के अलोंग इसका डायरेक्शन होता है, या फिर दिखाते हैं अभी आपको आगे, और नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स के अपोजिट होता है। गॉट इट? ध्यान रखेंगे, फिलहाल तो ध्यान रखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये बात तो अभी आपको आगे डिस्कस करेंगे ही करेंगे। चलिए, हो गया। अब मन में सवाल उठा कि सर हमेशा +7 कूलम्ब का चार्ज लेंगे क्या, तब ये डिफाइन होगा। सोचने वाली बात है। तो +1 कूलम्ब चार्ज नहीं लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में r दूरी पर कोई टेस्ट चार्ज Q रख देते हैं। चलो Q0 रख देते हैं, पहचान में आएगा। कोई चार्ज Q0 रख देते हैं। तो अब इसके बीच कितना फोर्स लगेगा? अब इसके बीच फोर्स लगेगा F = K Q0 बटा r²। हाँ कि ना? K चार्ज Q1 Q2 बटा r²। होगा ऐसा? होगा ऐसा। अगर ऐसा होगा, दिस इंप्लाइज F बटा Q0 कर देते हैं, तो क्या बच गया? K Q बटा r²। ये K Q बटा r² क्या आया था? E आया था क्या? तो E, F पर तीर, तो E पर भी तीर, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स के अलोंग यहां नेगेटिव चार्ज कर देते हैं -Q0, तो उल्टा हो जाता, दिशा पलट जाता है इसका। ठीक है, माइनस ही होता ना, तो उल्टा हो जाता है। और F बराबर लिख सकते हैं क्या? Q0E। ये फॉर्मूला आपको आगे काम देगा, ध्यान रखेंगे। तो क्या किए सर? ये कुछ नहीं किए भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के जगह पर कोई गिवन चार्ज रख दिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पे क्या किए? किसी गिवन चार्ज को रख दिए। अब ये गिवन चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, देन द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए गिवन चार्ज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी गिवन चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज का रेशियो क्या कहलाएगा भैया? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो चाहिएगा तो इसको भी इन अदर वर्ड्स करके लिख सकते हैं आप, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में द फोर्स experienced by a, रुको ऐसे नहीं,
the ratio of force experienced by a given charge and the strength of charge at a point within electric field gives the value of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। कुछ आया बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स और चार्ज के स्ट्रेंथ का रेशियो क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया? एफ। चार्ज का वैल्यू कितना था? क्यू नॉट। यही तो आपका ई है, यही तो आपका ई है, चेक कर लीजिए आप। तो इसको अदर वर्ड्स में भी आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मेन फेमस डिफिनेशन जो पहले में लिखवा ना वही इसका है। क्लियर है? आना समझ में सब लोग को? नोटबुक निकाल के नोट भी कर सकते हैं भाई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। अब यहां से न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए वेक्टर क्वांटिटी तो हो गया। रुको लिखिए देते हैं पहले वेक्टर, द वेक्टर क्वांटिटी, द वेक्टर फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखो भाई, है तो ये फोर्स ही ना, एफ पर तीर, ई पर तीर। बस दिक्कत का बात क्या है ना कि एगो क्यू कम गया। पी का फॉर्मूला जो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? ई बराबर लिखते हैं क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही आपका एफ बटा क्यू नॉट है। क्यू नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स का फॉर्मूला ना आ जाएगा। तो एगो क्यू खाली कम है, अदरवाइज है तो ये फोर्स ही। और डिफिनेशन भी क्या कहता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, सिंस E बराबर Q, यूनिट पॉजिटिव है तो गुना में 1, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 10। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो E क्या होगा? E हो जाएगा, एक तो गुना में छुपले है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ R in terms of unit vector। since यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सीखे हुए हम लोग फोर्स वाले में। 10 ई बराबर क्या कह सकते हैं? क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू वेक्टर आर। ये हो गया आपका इन वेक्टर फॉर्म। दिक्कत है? यही चीज तो हम लोग फोर्स में भी किए थे ना, Q1 Q2 खाली था। तो चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई असर थोड़े पड़ने जा रहा है। चलिए इधर से मिटाते हैं। अब देखिए ऑल्सो करके लिख सकते हैं यहां पे हम लोग वेक्टर E बराबर Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। आर की जगह पोजीशन वेक्टर के टर्म में R1 माइनस R2 का R2 माइनस R1 का क्यूब इनटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये किस फॉर्म में आ गया? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में आ गया। क्लियर है? तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका। इसी तरीके से इसमें कह सकते हैं
द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन of force. The principle of superposition of force is also applicable for it. कैसे, आइए दिखाते हैं. Since प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या कह रहा था, एफ नेट कितना आता था भाई, F1 प्लस F2 प्लस F3 बढ़ते चले जाएंगे Fn तक. एफ नेट को लिख सकते हैं क्यू ई नेट, ठीक है. एफ बराबर क्यू ई तो होता ही है ना, गिवन चार्ज क्यू क्यू ई. F1 क्या लिखेंगे, गिवन चार्ज क्यू ई वन. F2 क्या लिखेंगे, गिवन चार्ज क्यू ई टू. F3 क्या लिखेंगे, गिवन चार्ज क्यू ई थ्री. बढ़ते चले जाएंगे क्यू ई एन. क्या क्यू को कॉमन निकाल लें, क्यू कॉमन निकलेगा तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस बढ़ते चले जाएंगे En तक जाएंगे. अब क्या क्यू से क्यू को काट दे तो E नेट कितना हो गया, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स हो गया. सिंपल बात है. यस सर, सिंपल बात है. क्योंकि सर क्या सीखे हम लोग भाई, कुछ बड़ा बात नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है जो किसी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस के इर्द गिर्द को होता है, जिसमें कोई अनदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है. ठीक, उसी का टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है किसी भी दिए गए पॉइंट पर. यही सब तो बेसिक बात थोड़ा सा ध्यान रखने का है. इन सबों का बेसिक बात का तो शॉर्ट्स हम डाल ही रहे हैं, वो भी देखा कीजिए आप लोग, तो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे. अब यहां से हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स पे. न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे होंगे इस पर अभी तो समझे हम लोग. एक तो फॉर्मूला पुटिंग होगा सिंपल, भाई कोई क्यू चार्ज है, 4 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है 10 सेंटीमीटर के ऊपर, इसका इंटेंसिटी बताइए. सिंपल फॉर्मूला पे तो E बराबर क्या लिखिएगा, Q, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ऐसे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, जो कि वैल्यू दिया हुआ है ना, तो Q बटा R. चलिए E बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू 4 गुना 10 टू द पावर -6, जो कि 4 माइक्रो कूलम्ब है. 10 सेंटीमीटर 10 गुना 10 टू द पावर -6, जो कि R का स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देते हैं, इससे काटने में सुविधा होगी. कैसे, 1 2 2 का पावर किसी कट गया, 2 से 4 कटेगा, 6 कटेगा तो 4, 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 -4 में से 9 गया तो 5, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम्ब. ये आंसर हो जाएगा इसका. तो एक सिंपल फॉर्मूला पुटिंग सवाल आपसे रहेगा. ठीक है, दूसरा सवाल क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. कैसा होगा, आइए उसको भी देखते हैं. बोल देगा कि मान लेते हैं भाई कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो फोर्स में सीखे थे ना बुआ, उसी प्रकार का सवाल होगा, जिसके किसी 2 वर्टेक्स पर चार्ज दिया हुआ है क्यू क्यू, तो तीसरे वर्टेक्स पर, मैं अपने नाम लिख देगा एबीसी, कि तीसरे वर्टेक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बतलाइए. ठीक बात है. कैसे निकालेंगे इसको, तो सिंपल कॉन्सेप्ट अभी फिर बताते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट. कहां निकालना है, यहां निकालना है, यहां निकालना है. तो अपने मर्जी से यहां पर +1 कूलम्ब मान लेंगे.
जब कभी भी जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो वहां अपने मर्जी से +1 कूलम्ब मान लेते हैं। ठीक है, अब इस +1 कूलम्ब पर जो फोर्स लगेगा वही तो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये वाला क्यू क्या करेगा, इसको धकेलेगा प्लस प्लस बाहर की ओर। वहां एफ से दिखाते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स ई से दिखाते हैं, इसी ई को इंटेंसिटी कहते हैं। प्लस प्लस अगेन बाहर की ओर। अब जैसा कि क्वेश्चन में कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड दिया हुआ है ए, तो एंगल कितना होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री, अब ई नेट निकाल लेंगे हम लोग, अंडर रूट 60 डिग्री पर ई स्क्वायर प्लस 2ई। अब ई मत करना भाई कि रिजल्टेंट निकालने नहीं आता है, नहीं आता है क्या? चलो रिवाइज कर लेते हैं। दो वेक्टर है, ए है एंड बी है, बीच का एंगल है अल्फा, तो इसका रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, इतना होता है। उसी तर्ज पर ए के जगह ई, बी के जगह पर में भी ई स्क्वायर 2, ए के जगह ई, बी की जगह ई कॉस, बीच का एंगल 60 है। 60 सॉल्व कर दे इसको, ई स्क्वायर 2e स्क्वायर कॉस 60 1/2, 2 से 2 कट जाता है, बच जाता है √3e, और e का वैल्यू q/4πε0 a स्क्वायर। आंसर काम आ रही है। जो चीज फोर्स में सीखे थे, नहीं सीखे तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, कूलम्ब्स लॉ वाले में, है ना। जो फोर्स में जो सीखे वही चीज यहां भी आप सीख लेते हैं। बस यहां से एक चार्ज गायब है, जो जहां से भी चार्ज गायब है वहां +1 कूलम्ब मान लेंगे। लगभग उसी ढंग का क्वेश्चन भी आपको करवाते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं और फोर्स के साथ कंपेयर करके इस चीज को सीख भी सकते हैं अच्छे से, ताकि इस टाइप का सवाल कभी भी मिले तो आसानी से इसको हम लोग बना सके। जैसे आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, क्यू है माइनस क्यू है, इस पॉइंट पर आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा सर जी? अभी तो आप बताए हैं, जब भी जहां कहीं भी निकालना हो +1 कूलम्ब मान लेंगे। क्यू क्यू प्लस प्लस धक्का देगा बाहर क्यों रहेगा, प्लस से माइनस की ओर जाएगा। चूंकि आप बताए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल होगा 120 डिग्री। 180 में से 60 घट जाएगा ना भैया, पूरा स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री, 60 बाद हो गया तो 120 है ना बचा। 120 डिग्री पर 2 को ई है, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट ई के बराबर होगा। तो ई नेट बराबर कितना आ गया, ई का वैल्यू q/4πε0 a स्क्वायर। वैल्यू देगा तो पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्यू क्यू क्यू, और इसके सेंट्रॉइड पर दिया हुआ है कोई पॉइंट P, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। कैसे बताएंगे, बताना क्या, यहां पर अपने मन से +1 कूलम्ब मान लेंगे। जो ही +1 मानेंगे तो प्लस प्लस बाहर की ओर, F के जगह E से दिखाएंगे। +1 कूलम्ब पर लगने वाला फोर्स E से दिखाते हैं, प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस प्लस बाहर की ओर, तो 3 को E आ गया सर। E E E, बीच का एंगल 60 + 60 120, 120 एंड 120। रिजल्टेंट दूगो का निकालते हैं एक बार में। ए और बी के बीच बस 2 ही वेक्टर होता है, तीसरा वेक्टर तो होता नहीं, तो तीसरे वाले को ढक देते हैं। ई 120 डिग्री पर कितना आएगा, ई के बराबर आएगा, तो इसका काम कर लिए, इसका काम कर लिए। इस ई का रिजल्टेंट 120 डिग्री पर कितना आया, ई आया। अब ये वाला ई और ये वाला ई इक्वल एंड अपोजिट है, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई माइनस ई कट खुट के 0। आ रहा सब लोग को समझ में? स्क्वायर वाला क्वेश्चन से एक को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ना, आपके पास ये कोई एक
स्क्वायर है। अच्छी बात है सर, स्क्वायर है, इसका साइड दिया हुआ है कितना, ए। ए वर्टेक्स पर चार्ज है क्यू क्यू क्यू, बोलेगा इस वर्टेक्स पर किसी पर, निकालिए भाई कैसे निकलेगा। सर कुछ कुछ तो याद आ रहा है, पिछली वीडियो में आपने बताया था। यहां भाई पहले सबसे पहले +1 मान लेंगे, ठीक। प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस प्लस बाहर की ओर, बीच का एंगल, स्क्वायर का कोना है तो कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री पे रिजल्टेंट √2e, 90 डिग्री पर रिजल्टेंट √2e। अब ये बच गया, ये भी क्या करेगा, इसको धक्का मार दिया, इसको मान देते हैं e डैश। ये हो गया आपका √2a डिस्टेंस, डिस्टेंस बदल गया इसलिए सिंबल भी बदल गया, सब समझाया गया पिछले वीडियो में। तो √2e और e डैश क्या हो गया सर, एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो √2e प्लस e डैश, √2e का वैल्यू q/4πε0 a स्क्वायर, e डैश का वैल्यू q/4πε0 √2a का स्क्वायर। कुछ तो कॉमन निकाल सकते हैं, q/4πε0 a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो √2, और यहां से √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, वैल्यू लो डालेंगे, फट से बना देंगे। इसी में ट्विस्ट कर देंगे, क्या ट्विस्ट कर देंगे सर, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो ये बाहर नहीं धकेलेगा, अंदर की ओर खींचेगा। √2e और e डैश उल्टा हो गया, उल्टा हो जाएगा तो माइनस माइनस माइनस, हल्का हल्का ट्विस्ट करेगा, नया क्वेश्चन बन जाएगा। सर्किल वाला भी देख लो, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स पर Q है, माइनस Q है, रेडियस R है, सेंटर O पर आपको फील्ड बताना है। कैसे बताएंगे, Q +1 मानेंगे तो Q क्या करेगा, -Q उसको खींचेगा अपनी ओर, -Q क्या करेगा, खींचेगा अपनी ओर, +1 क्या करेगा, +Q बाहर की ओर धकेलेगा, +Q बाहर की ओर धकेलेगा, तो 4 को E मिल गया ना भाई, E E E एंड E, चारों E एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है तो E नेट 0 हो जाएगा। बस सर कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्वेश्चन तो फोर्स में भी बनाए थे भाई। क्वेश्चन ही सेम रख रहा है ना, ताकि आपका प्रैक्टिस इंप्रूव हो सके, सवाल का अंत थोड़े है, बनाने का तरीका सीखिए, ठीक है। एक और देख लीजिए, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स पर -Q +Q, -Q +Q, सेंटर O है, रेडियस R है। कैसे होगा, अभी तो सिखाए हैं, प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस माइनस, प्लस से माइनस की ओर, प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस माइनस, प्लस से माइनस की ओर, बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी कि दो फोर्स आ गया, एक तरफ EE 2E, एक तरफ EE 2E, कितना एंगल पर, 90 डिग्री पर। तो E नेट कितना होगा, E नेट होगा √2E का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर, यानी कि 2√2E, E का वैल्यू डाल देंगे कितना, q/4πε0 r स्क्वायर। आंसर एम करीब में सवाल ही बोला है ना। तो हमने प्रयास भी किया है कि फोर्स का सवाल और फील्ड का सवाल सेम टाइप का रखे, क्योंकि दोनों तो बनता सेम कॉन्सेप्ट से है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स से है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिए, तो निश्चित ही इस टाइप का कोई भी सवाल होगा, किधर का भी सवाल होगा, तो आप उसको अटेम्प्ट करके बना सकते हैं, है ना। चलिए इन सबों को मिटाते हैं, और यहां पर फिर से फोर्स के जैसा ही सीखते हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से संबंधित सवाल। वो क्या होता है, आइए जरा देखते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, इसमें भी क्वेश्चन क्या है भाई बोला, फाइंड द पोजीशन
of a third, find the position of a third, find the position of a point, find the position of a point between two similar charges Q1 and Q2, ब्रैकेट में कह देगा Q1 से बड़ा है Q2, such that no charge, so that any charge, no charge नहीं, any charge does not experiences the force, electrostatic force. जब बोल देगा such that the value of electric field is zero, दोनों की बात हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा तो फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ इसमें ये हुआ कि दो को चार्ज इससे हटाएंगे, सिमिलर चार्ज का केस लेते हैं, एक तरफ है Q1 एक तरफ है Q2, लैंग्वेज में और ऐड करेगा, सिमिलर चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R मान लेते हैं, दो सिमिलर चार्जेज है R दूरी पर रखा हुआ है, ठीक, जिसमें Q1 से बड़ा है Q2, तो पोजीशन बतलाइए P, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस ना करेगा तो मान लेते कोई P पॉइंट रहा होगा छोटा वाला चार्ज से D दूरी पर, R माइनस डी, फोर्स में भी ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, याद कीजिए, वहां इक्विलिब्रियम पे F नेट जीरो हुआ था, सेम चीज है, F नेट जीरो है तो E का देखो, F बराबर क्या सीखे हैं, QE, जीरो बराबर QE, Q जीरो थोड़े होगा, इंप्लाइज E बराबर जीरो, तो फील्ड का वैल्यू वहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो कैसे, Q1 यहां मान लेंगे अपने मर्जी से +1, तो Q1 फोर्स लगाया E1, Q2 फोर्स लगाया E2, ठीक है, एज E नेट बराबर E1 माइनस E2, E नेट क्या होना चाहिए, जीरो, E1 माइनस E2, E1 बराबर क्या आ जाएगा, E2, E1 का वैल्यू K Q1 बटा डी स्क्वायर K Q2 R माइनस डी का स्क्वायर, क्या K से K को काट दें, R माइनस डी बाई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बटा Q1, अलग अलग कर देते हैं, हट गया, एक आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, एक उधर ले गए तो R बटा डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q2 बटा Q1 +1, तो D कितना हो गया, R बाई अंडर रूट Q2 बटा Q1 +1, यही फॉर्मूला आया था फोर्स वाले में, पिछला वीडियो जाके आप देख सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ, थर्ड लेक्चर। इसमें डिजिट देंगे 2 माइक्रो कूलम्ब, 8 माइक्रो कूलम्ब, वैल्यू पुट करेंगे, हट से बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, दो गो चार्जेस है, माइनस Q1 Q2 कितना दूरी पे, R दूरी पे, तो डिसिमिलर चार्ज तो बाहर में कहीं होगा ना, सिमिलर चार्ज के केस में अंदर होगा, फोर्स में समझाए थे, सिमिलर चार्ज के केस में देखो अपोजिट हो गया ना, अगर अंदर रखेंगे तो अपोजिट नहीं होगा, माइनस वाला खींचेगा प्लस वाला भी धकेलेगा, तो एक ही दिशा में आ गया, तो बाहर में कहीं रखेंगे पॉइंट P और यहां मानेंगे +1 का, +1 कूलम्ब। अब ये माइनस वाला क्या करेगा, इसको खींचेगा, E1 मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं D रहा होगा, और प्लस वाला क्या करेगा, इसको धकेलेगा, क्योंकि बड़ा है ना, धकेल के E2, यहां से डिस्टेंस R प्लस D, इसी प्रकार से E1 बराबर E2 यहां भी हो जाएगा, उल्टा है ना, जीरो कब होगा, जब E1 बराबर E2 हो जाए, जीरो कब होगा, जब E1 बराबर E2 हो जाए, जीरो कब होगा, जब E1 बराबर E2 हो जाए,
ठीक, वैल्यू डाल दो के Q1 बटा डी स्क्वायर के Q2 बटा, अभी डिस्टेंस हो गया पॉजिटिव चार्ज से R प्लस डी, तो R प्लस डी का स्क्वायर, के से के को काट देंगे। सेम प्रोसेस है भाई, बिल्कुल भी भारी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिए, स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, डी से डी कट के एक हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ प्लस है ना, प्लस होगा। आर बटा डी कितना हो गया, अंडर रूट Q2 बटा Q1 माइनस 1। दिस इंप्लाइज डी बराबर आर बटा अंडर रूट Q2 बटा Q1 माइनस 1। ऐसे फॉर्मूला ये आपका, देखिए दोनों सिमिलर फॉर्मूला है। सिमिलर चार्ज है तो बीच में प्लस लेंगे, डिसिमिलर चार्ज है तो बीच में माइनस का साइन लेंगे। सिमिलर चार्ज के लिए प्लस लेंगे, डिसिमिलर चार्ज के लिए माइनस लेंगे। समझ में आया बात? सिमिलर चार्ज के लिए प्लस लेते हैं, डिसिमिलर वाले के लिए माइनस लेते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं इसको। इसी सब टाइप का सवाल होगा, है ना। और भी क्वेश्चंस पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन वो अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो मुख्य रूप से फिलहाल जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्वेश्चंस देखते हैं वो कमोबेश इसी प्रकार का होता है। ठीक है, कुछ ग्राफ वाला भी रहता है ना। तो ग्राफ वाले पर देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आइए देखते हैं। मान लेते हैं अपने पास प्लस क्यू चार्ज है, हो सकता है हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं किसका, आर और ई का। ज्यादा लंबा हो गया, आर का, ई का। माइनस ई माइनस आर। ठीक, चलिए, तो हम लोग क्या पाते हैं, अगर कोई चार्ज बॉडी इधर है तो प्लस प्लस बाहर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा मतलब इस साइड आएगा। इस साइड का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। ठीक, और हम लोग सीखे हैं E प्रोपोर्शनल टू 1 बटा आर स्क्वायर, फोर्स के जैसा। यानी कि E का वैल्यू घटेगा कब, जब R का वैल्यू बढ़ेगा, रैपिडली घटेगा। R का वैल्यू बढ़ने से E का वैल्यू रैपिडली घटता है। तो चूंकि E पॉजिटिव है तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ लेंगे, सटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि देख लो भाई, अगर R का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी कर दे, बहुत दूर ले जाए, तो E बराबर 0 हो जाएगा। अगर R का वैल्यू 0 कर देंगे तो E अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब R टेंड्स टू 0, यानी कि R बराबर 0 कर देंगे तो E बराबर क्या होता है, Q बटा के Q बटा आर स्क्वायर। एनी टर्म बटा 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो हो जाएगा अनडिफाइंड ना। और E बराबर इसी फॉर्मूला से R बराबर अगर इन्फिनिटी लेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू बटा इन्फिनिटी। एनी टर्म बटा इन्फिनिटी कितना होता है, 0। इसे लॉजिक तो पता होगा ना आपको। तो गिरता हुआ ग्राफ इस तरीके से। ठीक, अगर नेगेटिव लेंगे तो, नेगेटिव लेंगे तो इस साइड लेते हैं, तो इस साइड का मतलब इधर हो गया ना, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव में, नेगेटिव में। और E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो एज यूजुअल रहेगा ही रहेगा। तो E नेगेटिव में उसी तरीके से ये हो जाएगा, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, इसी ढंग से बोलेगा नहीं नहीं सर माइनस क्यू चार्ज लेंगे। अब बताइए, कोई बड़ा बात नहीं सर, माइनस क्यू भी लेंगे तो भी ऐसा ही ग्राफ होगा। कैसे आएगा, क्योंकि हर प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, ठीक ना, E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो सर जी होना ही होना है। नहीं, चलिए माइनस चार्ज है इधर, माइनस चार्ज है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। यहां जो ले रहे हैं यूनिट पॉजिटिव ले रहे हैं भैया, ध्यान रखिएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो क्या करेगा, ये माइनस प्लस को खींचेगा अपनी ओर, तो उल्टा है ना, नेगेटिव की तरफ आया। एंड E प्रोपोर्शनल टू 1 बटा आर स्क्वायर होगा ही होगा। तो R पॉजिटिव और E नेगेटिव, E नेगेटिव R पॉजिटिव, E नेगेटिव एंड R पॉजिटिव, सटेगा नहीं कभी।
ओहो, थोड़ा सा, चलो ठीक है, यहां +1 ले लेंगे तो ये भी खींचेगा, खींचेगा तो पॉजिटिव में, ई पॉजिटिव में आएगा, एंड ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा ही होगा। तो ई पॉजिटिव में आया, तो पॉजिटिव में आएगा तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ, इसी का रिवर्स ना हो गया, मिरर इमेज, उल्टा सिखाएंगे लाइट में भाई, टेंशन क्यों लेते हैं। तो +q -q का हो गया। अब इसी में कहेगा कि नहीं भाई, वो काम कीजिए, 2 को चार्ज लीजिए, +q इसे बताते हैं, +q 2 को चार्ज ले लीजिए। अब बतलाइए, दोनों प्लस हुआ, ध्यान देना है ना, यहां कहीं लेते हैं, यहां कहीं लेते हैं, तो +1 कूलम्ब लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। इस प्लस प्लस को क्या करेगा, बाहर की ओर धकेलेगा, तो बाहर की ओर यानी कि ई पॉजिटिव। ये भी धकेलेगा क्या, नहीं धकेलेगा, क्यों नहीं धकेलेगा, अरे बराबर है, यहां का तो बॉस यही है ना, जो बॉस होगा वही तो करेगा। ये चार्ज का स्ट्रेंथ बराबर है, इसलिए इसका, इस चार्ज का असर यहां वाले यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर नहीं पड़ेगा। और बाद बाकी तो आपको पता ही है, ये बार हमेशा थोड़ी लिखेंगे, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो +q वाले के लिए इस साइड हो गया, इस तरीके से ग्राफ, ठीक है। माइनस में लेंगे इस साइड, अच्छा रुको, इसको बाद में बनाते हैं, इसको बाद में बनाएंगे, इस पर आते हैं। इसके लिए +1 कूलम्ब लेंगे तो प्लस प्लस बाहर की ओर, बाहर का मतलब क्या है, निगेटिव की ओर, निगेटिव होगा ना, एंड ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², कुछ इस प्रकार से। ये आपका ई है, इधर आर, माइनस में ई, माइनस में ई, माइनस में ई, इसको क्यों खींच दिए भाई, तो सॉरी भाई, इसको नहीं खींचेंगे, ठीक है। अब बीच में आते हैं, तो अभी तो बताए थे न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट क्या, दो चार्जेज है सेम स्ट्रेंथ का, सेम दूरी पर, ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर कितना, ई, ये भी फोर्स लगाएगा ई, तो बीचों बीच मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, मिड पॉइंट पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, तो प्लस प्लस बाहर की ओर, निगेटिव की ओर, तो आपका ऐसा, यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो प्लस प्लस बाहर की ओर, इसका ग्राफ कुछ ऐसा, तो और गोल करते हैं, रुक जाओ, तो गोल करके बनेगा ना, tan थीटा टाइप का ग्राफ, ये चीज ऐसा ग्राफ हो गया, समझ में आ रहा बात, यस सर, समझ में तो आ रहा है, ऐसा ही बनता है भाई, किसी का बना सकता है। चलो +q -q लेते हैं, +q -q, ये आपका r, r, e, e प्लस में और e आपका माइनस में, यहां +1 कूलम्ब रखेंगे, ये खींचेगा, खींचेगा ना निगेटिव में, निगेटिव में ग्राफ कुछ 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 इस प्रकार का होगा, देख लो। इधर +1 कूलम्ब रखेंगे तो प्लस प्लस धकेलेगा, धकेलेगा का मतलब ये भी निगेटिव में, निगेटिव में ग्राफ कुछ इस प्रकार का। इधर +1 रखेंगे, प्लस प्लस बाहर की ओर पॉजिटिव में, तो कुछ इस प्रकार का, मिड पॉइंट पर तो 0 होगा ना, अभी समझाया, दोबारा कितना समझेगा भाई, +q -q के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, +q -q बीच में कोई एक पॉइंट है, तो प्लस प्लस बाहर की ओर ई, प्लस माइनस, प्लस से माइनस की ओर ई, इस बार कैंसिल होकर 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, नहीं होगा तो, अच्छा रुको देखते हैं, नहीं होगा 0 तो कर्व जाएगा इस तरीके से, मिड पॉइंट तक आया,
यहां +1 लेंगे तो माइनस प्लस खींचेगा, ये पॉजिटिव, तो ये इस प्रकार का ग्राफ हो गया। कुछ आया बात समझ में? सर हमेशा प्लस से क्यों माइनस क्यों लेते हैं? अलग वैल्यू नहीं लेंगे क्या? क्यों नहीं ले सकते भाई? कोई वैल्यू ले सकते हैं। चलो लेते हैं 4q प्लस q, ई है माइनस ई माइनस आर है, यहां +1 लेंगे तो इसके लिए भी बाहर ये पॉजिटिव, इधर +1 लेंगे तो बाहर, उसका तो काम में खत्म। तो नेगेटिव में है ना, तो ई नेगेटिव में कुछ ऐसा, इधर लेंगे तो पॉजिटिव में और इधर लेंगे तो नेगेटिव में, तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो वाला पॉइंट होगा, तो जीरो यहां पे आ गया और यहां से फिर इस तरीके से, तो कर्व थोड़ा अनसिमेट्रिकल होगा। डिसिमिलर चार्ज है ना, मतलब अलग अलग वैल्यू का चार्ज है, तो कर्व कैसा होगा? देखो सिमिलर चार्ज था बराबर बराबर स्ट्रेंथ का, तो सिमेट्रिकल कर्व आया, अलग अलग है तो अनसिमेट्रिकल आएगा, यही कहीं पे जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू, +q -q के बीच में। ऐसा -q भी लेंगे तो इसी ढंग का ग्राफ आएगा। समझ सब बात? खुद से कर देगा, कोई बड़ा बात नहीं है, हालांकि सबको क्वेश्चन में ज्यादा नहीं पूछता, खत्म कहानी है। बस जानिए डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे कैसे होता है ना। चलिए, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से। उससे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स को भी देखे तो वो भी आपको समझ में आया। फोर्स से मिलता जुलता न्यूमेरिकल्स है, इक्विलिब्रियम का सवाल सब भी रहता है उसमें, है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक आपका मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा छोटा वीडियो बना के अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, जानते हैं क्या? हम बताएंगे ना आपको। इसलिए मेरे साथ प्लीज बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए क्या। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।